जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए, सारे के सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं, बहुत शानदार। कहाँ तक हम लोगों ने सवालों को कर लिया था, ये बताइए मुझे एक बार। शायद हमारे कुछ ही सवाल बाकी थे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाने वाला था और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम डिस्काउंट पढ़ने वाले थे, मुझे जहाँ तक ध्यान है। चंद सवाल बाकी थे हमारे, ठीक है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 136 से हमें आगे करना था। चलिए, सत श्री अकाल भाई, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 135 तक हम लोगों ने सभी सवालों को देखा था, उन्हें बनाया था, बढ़िया तरीके से सभी सवालों को समझा भी था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 136 से आगे करना है, ठीक है। चलिए, बढ़िया है। आ जाइए, सवाल क्वेश्चन नंबर 136 में पढ़िए क्या कहा है कि एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज और 1800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी है। वह मेज को 10% के लाभ पर और कुर्सी को 6% के लाभ पर बेचता है। कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। कुल लाभ का प्रतिशत कितना होगा? आप इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो एलिगेशन के माध्यम से आप यहाँ पर इस सवाल को बना सकते हैं, या फिर इस सवाल को आप एलिगेशन के अलावा, ठीक है, जो बेसिक मेथड हो गया आप उससे बना सकते हैं। आशीष फोगाट कहते हैं कि सर मैंने आपके शीट को 4 बार लगा लिया है, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है मुझे। अब इसके बाद मुझे और क्या करना चाहिए ताकि यहाँ पर जो है हम और क्वेश्चन लगा पाएँ? तो मेरे भाई, आप मैथ्स का जो ई बुक है, जो हमने आपको मैथ्स की ई बुक दी है, आप उस ई बुक को लगाइए। उसमें सभी के सभी जो नए सवाल हैं, जो लेटेस्ट सवाल हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से, आपको और भी कॉन्फिडेंस महसूस होगा, ठीक है। तो आ जाइए, इस वाले सवाल को हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए, हमने एक टेबल को ख़रीदा है, एक चेयर को ख़रीदा है। टेबल को हमने 10% के फ़ायदे पर ख़रीदा है, तो यहाँ पर टेबल का प्रॉफिट, यहाँ देखो, एक तरफ हम टेबल लिखेंगे, एक तरफ हम चेयर लिखेंगे। टेबल को 10% का प्रॉफिट है तो 10% कह दिया। चेयर पर हमारा 6% का प्रॉफिट है तो 6% कह दिया। दोनों पर ओवरऑल हमारा x% का है तो x% कह दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कहा टेबल की कीमत हमारी कितनी है, 4600, तो यहाँ रख दिया 4600। और चेयर की कीमत हमारी 1800 है तो यहाँ रख दिया मेरे भाई 1800। लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए एलिगेशन लगा के। समझ गए? टेबल पर जितने का लाभ है, चेयर पर जितने का लाभ है, टोटल पर हमारा लाभ है, और ये टेबल और चेयर का यहाँ पर जो है वो अनुपात दे रखा है। आपने कहा सर देखिए, 2 जीरो से हमारा दोनों जीरो खत्म हो गया। 2 से हम काटेंगे तो 23 बार में, 2 से हम काटेंगे तो 9 बार में। जो बीच वाले की वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं? साइड इंटू साइड। 10 इंटू 23, तो 10 इंटू 23 कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। साइड इंटू साइड, 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई a प्लस बी, यानी 23 प्लस 9, तो 23 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 23 और 9 32 हो जाएगा। 230 और 54 हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 284 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 284। और इसको हम 32 से डिवाइड कर देंगे। 32 से अगर हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ओवरऑल परसेंटेज निकालने की बात है। एक बार यहाँ देखो तो ये पूरा का पूरा इससे कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। आप यहाँ पर पहले काटो तो देखो, 4 से आपने काटा, ठीक है। 4 से काटोगे कितनी बार में कटेगा? तो 8 बार में। और 4 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 71 बार में। फर्दर अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 8 का 8 गुना 64 आएगा। 8 सही 5/8 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 8 सही 7/8, 8 सही 7/8 जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू इज़ द करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सवाल क्लियर हुआ? अगर एक बच्चा कहता है कि सर अगर एक पर प्रॉफिट होता और दूसरे पर लॉस होता तो क्या करते? तो मेरे भाई नीतीश कुमार जी, जिस पर लाभ होता उसको प्लस में लिखते, जिस पर हानि होता उसको हम माइनस में लिखते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं था,
ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजीएल का आपके सामने कहा गया है, सवाल में कहा है एक दुकानदार 20 किलो शुगर खरीदता है, ठीक है, कितने पे, तो 20 kg ऑफ शुगर एट 45 रुपीज़ पर kg, 25 पर kg, ठीक है। हिंदी में पढ़ते हैं, कहा गया है एक दुकानदार ने 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम, 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम चीनी उसने खरीदा है। उसने 450 रुपये परिवहन पर और अन्य खर्चों के लिए खर्च किए हैं, ठीक है। उसने तीनों प्रकार की चीनी को मिला दिया है और 52.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया है। संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत कितना है। हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से बड़े प्यार से हम यहाँ पर पहले अपना क्रय मूल्य पता करते हैं, कॉस्ट प्राइस पता करते हैं कि यहाँ पर जो सवाल है यहाँ पर उसमें हमें कितना एक तरीके से जो है यहाँ पर लागत मूल्य लगा है। 126 नंबर क्वेश्चन ड्यू है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेशन यहाँ पर जब सारे क्वेश्चन करा देंगे उसके बाद लास्ट में बता दीजिएगा, जो जो बाकी रहेगा हम बता देंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, ठीक है। तो 45 रुपये पर केजी के रेट से कितना किलो, 20 किलो, यानी 1 किलो का दाम 45 है तो 20 किलो का दाम कितना होगा, तो 45 इंटू 20। फिर 25 रुपये पर केजी के हिसाब से कितना यहाँ पर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे 50 किलोग्राम, यहाँ कहा गया ना 45 रुपये की दर से 20 किलोग्राम और 25 रुपये की दर से 50 किलोग्राम। तो हम बोलेंगे सर देखो 25 रुपये की दर से कितना हो जाएगा, 50 किलोग्राम हो जाएगा, कोई टेंशन की बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात। फिर 40 रुपये पर केजी की दर से 35 किलो, तो यहाँ पर 40 रुपये पर केजी की दर से 35 किलो, यानी ये हमारा क्या हो गया, तो चीनी पर कुल खर्चा हो गया, इतने के रेट से इतना किलो, इतने के रेट से इतना किलो, इतने के रेट से इतना किलो, यानी ये तो चीनी खरीदने की कीमत हो गई। इसके बाद यहाँ पर हमने 450, हमने यहाँ पर कितना कर दिया मेरे भाई, तो 450, यानी 450 रुपये हमने परिवहन पर भी खर्च कर दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया है, कॉस्ट प्राइस हो गया। जोड़ते हैं तो 45 का 2 गुना कितना होता है, 90 और एक ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। 25 का 5 गुना 125 होता है और एक ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। 35 का 4 गुना कितना हो गया, 140 हो गया और एक ज़ीरो लगा देंगे, और यहाँ पर 450 हो चुका है। सबको हम यहाँ जोड़ते हैं, हमने यहाँ पर कहा है देखिए सर बात ऐसी है, 1200, 400, 1600, 50, 50, 100, यानी 1700, 1700 और 1400 कितना हो गया, 17 4 21 10 31, 31 और 9 कितना हो गया, तो 4000, यानी हमारा खरीदने का दाम कितना है, तो 4000 है, यानी हमने सामान को कितने में खरीदा है, 4000 में। अब बात आ जाती है बेचने की। बेचने का जब हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर सभी को कितने में बेचा है, 52.5 में, यानी 1 किलो का दाम 52.5 है। कुल कितना किलो हमने बेचा है, तो हमने यहाँ पर कहा सर देखो यहाँ पर कितना किलो हमने बेचा, तो 20 किलो हमने बेचा। उसके बाद और हमने कहाँ बेचा, तो हमने यहाँ पर जो है, ठीक है, हमने यहाँ पर 50, 1 मिनट 35, 1 मिनट कहाँ 20 kg एट इतना 25 पर केजी, यहाँ पर है ना ये सवाल 25 किलोग्राम, ये है ना यहाँ पर ये इंग्लिश में ये लाइन गड़बड़ कर रहा है पता है, और यहाँ पर ये कर रहा है 25 पर केजी ऑफ शुगर, ठीक है, नहीं 45 रुपये पर केजी के हिसाब से यहाँ पर कितना किलो खरीदा है, 20 किलो, और यहाँ पर और 25 रुपये की दर से 50 किलोग्राम। एक सेकंड बात करता हूँ, 25 किलो पर केजी यहाँ पर बोला गया ना, 25 की दर से 50 किलोग्राम, यानी यहाँ पर 50 केजी आएगा, ठीक है। एंड 35 केजी एट अ रेट ऑफ 40 पर केजी, सही है। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश वाले यहाँ पर है ना करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बार इंग्लिश वाले, मुझे इसीलिए कन्फ्यूजन लग रहा था सवाल में, मुझे लगा यहाँ पर यार इंग्लिश में थोड़ा अटपटा सा दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ बोला गया 25 यानी 50 किलो, ठीक है। मुझे लगा ही था कि थोड़ा सा भाषा का खेल है। यहाँ पर बोलेंगे 50 किलो ऑफ शुगर एट
एट कितना हो जाएगा, तो एट 25 किलो पर केजी। तो बहुत ही शानदार तरीके से देखिए, 45 के दर से यहाँ पर 20 किलो, 25 के दर से 50 किलो, 40 के दर से 35 किलो, ये हमारा टोटल चीनी का दाम प्लस 450, कुल मिलाकर 4000 हो गया। अब यहाँ बेचने की बात करते हैं, 52.5 के दर से कितना किलो, तो 20 किलो, उसके बाद यहाँ पर 50 किलो, और उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई कितना किलो, तो 35 किलो। इन सब को जोड़ देंगे तो 50, 20, 70, 70 और 35 कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 105। कोई दिक्कत की बात, 20, 50, 70 और 35 कितना, 105 किलो। 1 किलो को हम इतने में बेच रहे हैं तो 105 किलो को कितने में बेचेंगे, दशमलव हटा दिया, नीचे 10 आ गया। ठीक है, आराम से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 से 2 बार में काटेंगे, 5 से 21 बार में काटेंगे। मल्टीप्लाई 21 का 5 गुना 105 होता है, 105 का 5 लिख दिया, हाथ में कितना आ जाएगा, 10 आ गया आपका। ठीक है, 21 का 2 गुना 42, 42 और 10 52 का यहाँ पर 2 रखो, हाथ में आपका 5 आ गया है। 21 का 5 गुना कितना हो गया, 105, 105 और 5 कितना हो जाएगा, 110, और भाग कर देंगे लास्ट में इसको किससे, 2 से। यहाँ पर आप इसका कॉस्ट प्राइस देखिए तो बोलेंगे सर 2 का 5 गुना और 5 गुना, ये 55 बार में, 1 बार में, 2 बार में, यानी 5512.5। सामान खरीदा था 4000 का, बेच दिया हमने इतना में। हमसे यहाँ पूछा गया है, ठीक है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है, और हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पूछा गया है, ठीक है, हमसे यहाँ पूछा गया कि बताइए कितने % का प्रॉफिट हुआ। तो 4000 में से आप देखो यहाँ पर 1512 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है, 1512.5 का प्रॉफिट। और कितने के ऊपर हुआ है, 4000 के ऊपर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4000 और इंटू कितना कर देंगे दोस्त, तो इंटू यहाँ पर कर देंगे 100, दशमलव हटा देंगे तो नीचे हमारा एक और 10 आ जाएगा। 1010 से एक 2 जीरो खत्म हो गया है। ठीक है, पूरी संख्या को 4 से भाग करके 2 दशमलव लगा दो। ठीक, यहाँ पर 400 आपका देखो, तो यहाँ पर 4 का आपका कितना गुना आ जाएगा, तो यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, हमने यहाँ कुछ तो गड़बड़ की है। ठीक है, हाँ देख लेते हैं एक बार यार। एक दुकानदार ने 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलो खरीदा है, 25 प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम खरीदा है, और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम चीनी खरीदे। 400 परिवहन और अन्य खर्चों के लिए खर्च कर दिया। ठीक है, हम एक बार अपना जोड़ घटाव भी देख लेते हैं। 25 5 125, 35 70, 70 140 हो गया हमारा टोटल। 12 4 16, 17 17 4 21, 31 31 और 9 4000 आ चुका है। और अब हम यहाँ पर 52.5, उसने तीनों प्रकार के चीनी को मिलाकर 52.5 की दर से बेच दिया, यानी 52 पॉइंट दर के दर से बेच दिया। कितना किलो चीनी उसने खरीदा था, ठीक है, तो उसने यहाँ पर 20 किलो यहाँ खरीदा था, 50 किलो यहाँ खरीदा था, और 35 किलो यहाँ खरीदा था, यानी 20 और 50 70, 70 और 35 105, यानी 52.5 को 105 के साथ गुना किया तो हमारा यहाँ पर इतना आ गया। सर 25 किलो होगा मेरे भाई, कहाँ पर 25 किलो होगा, मुझे बताओ तो सही पहले, यहाँ पर कहाँ पर 25 किलो होगा बताओ, आप मुझे बताओ ना, कहाँ पर होगा 25 किलो, आप बताओ पहले। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर आपने कहा सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 4 का 3 गुना 12 आ चुका है हमारा, एक बार सॉल्व तो कर लेने दो पहले। अरे यार 25 किलो रहेगा सेकंड स्टेप में, हिंदी पढ़ते नहीं है क्या आप लोग, यहाँ पर हिंदी जरा पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। 25 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम, या तो फिर उल्टा होगा, या फिर देखो जो डेटा है जिस तरीके से अरेंज है ना कि 25 किलोग्राम प्रति की दर से 50 किलोग्राम, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो प्रीवियस ईयर में अगर सर्च करोगे क्या मिलेगा हमें उससे नहीं पता है, हम लोग आ रहा जो हमारा आंसर आया हम उसको अभी सर्च करते हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक है, सामान खरीदा इतने का, बेचा हमने इतने में, लाभ हमारा कितने का हुआ, 1512.5 का। कितने के ऊपर हुआ, 4000 के ऊपर। 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गए। 4 का 3 गुना 12 होता है। ठीक है, 31 हो गया। 4 का 7 गुना 28 होता है। ठीक है, और 32 हो गया। 4 का 8 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। फिर 4 का 1 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, और आपका 1 बच जाएगा, तो फिर दशमलव लगाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
4 दूनी 8 इतना, और 2 जीरो का यानी यहाँ पर 37.8125, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। दिए गए कथन के अनुसार हमारा ये आंसर होगा। अगर इसमें मानो एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन में चेंज किया होगा तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे सवाल बदलेगा वैसे वैसे इसका आंसर बदलेगा। ये सारे ऑप्शंस हमारे गलत हैं, ये सारे ऑप्शंस को हम गलत मानते हैं। इतने रुपए के रेट से इतना किलो, इतने के रेट से इतना किलो, इतने के रेट से इतना किलो, तथा इतना रुपए हमारा खर्च में आ गया। सामान हमने खरीद लिया 4000 का, ठीक है। 52.5 के रेट से 20, 50 और 35 यानी 105 किलो बेचा तो बिका इतने का। लाभ हो गया 1512.5 का, कितने के ऊपर? 4000 के ऊपर, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा है। कोई बात नहीं यार, इंटरचेंज करके क्यों देखें, आप ऐसे मान लो ना यार, आप ऐसे मान लो कि हाँ 25 रुपये रेट है, 50 किलोग्राम है, मतलब जबरदस्ती है कि ऑप्शन को सेटिस्फाई ही करवाना है। यहाँ पे नहीं करेंगे इंटरचेंज, क्या जरूरत है इंटरचेंज करने की, उसी पर बना लो, क्या दिक्कत है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 138 देखो। कंसेप्ट महत्वपूर्ण था कि इस सवाल को बनाते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर उतनी डेटा की कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी कि डेटा एग्जैक्ट क्या था वहाँ पेपर में। हमारे लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था कि अच्छा हम इस तरीके से सवाल को कैलकुलेट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पेपर का पूछा गया, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए और बी आर इन द रेशियो 1, 4 और 5। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। कहा गया है वाइल सेलिंग दीज आर्टिकल द शॉपकीपर गेन 10% ऑन आर्टिकल ए एंड 20% ऑन आर्टिकल B and difference of their selling price is 480. The difference in the cost price of A and B is। A और B का क्रय मूल्य का अंतर हमसे पूछा गया है। हमने कहा यार ये भी कोई सवाल है, आप मुझे बताओ। सबसे पहले आपको मैं इस सवाल को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का हमारा रेशियो 4 और 5 का है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि ये हमारा आर्टिकल ए है, ये हमारा आर्टिकल बी है। यहाँ पर हमारा CP लिख देते हैं, यहाँ पर हम SP लिख देते हैं। आप यहाँ पर देखिए तो आप बोलेंगे सर आर्टिकल का अनुपात 4 और 5 का है। हमने कहा यार देखो सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि इसको हम 400 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 400x हो गया और ये हमारा 500 हो गया, ताकि हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएं, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि शॉपकीपर को 10% का फायदा होता है ए पर, यानी अगर इस पे 10% का फायदा होता है तो इसको बेचेगा कितने में। तो आप बताओ 400 का 10% कितना होता है 40, यानी इसको 40 ज़्यादा में बेचेगा तो कितने में बेचेगा 440 में बेचेगा। बताओ यहाँ पे 10% ज़्यादा में बेच रहा है मेरे भाई, तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई 40 नहीं हो गई यहाँ पे, बताओ। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ बात करते, फिर मत पूछना सर 440 कहाँ से आ गया, ठीक है। यहाँ पर इसका 110% है, यहाँ पर 20% का फायदा होता है बी में, इसका 20% कितना है 500 का 20% कितना है तो 100 होता है। कैसे निकाला तो देखो 500 का 20% यानी 500 इंटू 20/100 यहाँ पे, तो 20 का 5 गुना 100, यानी इसको 100 ज़्यादा में बेचा तो कितने में बेचा 600 में बेचा। यानी इस वस्तु को 400 में खरीदा था 440 में बेचा, इस वस्तु को 500 में खरीदा था और 600 में बेचा है। कहा गया डिफरेंस इन देयर सेलिंग प्राइस इज 480, यानी ये जो 480 रुपये हमें दिए गए हैं ये हमारा क्या है, तो इन दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 600 में से 440 घटा दीजिए, 600 में से 440 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 160x, यानी जो दिया गया है वो कितने का वैल्यू है 160 का मान है। और हमसे क्या कहा गया इन दोनों का डिफरेंस बताओ किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितने का है, तो 100x की वैल्यू, यानी कितने की वैल्यू निकालनी है 100x की, यानी हमें 160 का मान दिया है 100 का मान निकालना है, ठीक है। x से हमारा x खत्म हो जाएगा, 16 से हमारा 3 बार में 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान सवाल है, सारे के सारे टुच्चे क्वेश्चन है, सारे करा रखे हमने आपको, कोई एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो हमने छोड़ा हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MTS का पेपर है, बढ़िया सवाल पूछा गया है, ठीक है। सोना 2 करके आ जाइए क्वेश्चन नंबर 139। An article is sold at a profit of 25%. If both the cost price and selling price of the article are increased by 200, then profit percentage is 20. What is the original cost price of the article? ये वाला भी कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया है बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर आपको पता होगा तो। आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए समान बात ऐसी है यहाँ पर कि हम यहाँ पर CP मानते हैं और हम यहाँ पर SP मानते हैं,
ठीक है। किसी वस्तु को हमने यहाँ कितने में खरीदा है, तो किसी वस्तु को सर हमने खरीदा है 100x में, ठीक। उसके बाद हमने इस वस्तु को 25 के लाभ में बेचा है, यानी हमने इसको 125x में बेचा है, ठीक है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इंक्रीज्ड बाय 200, यानी हम इसको भी कितना बढ़ा देते हैं, तो यदि हम इसको भी 200 रुपये बढ़ा दे रहे हैं, और यदि हम यहाँ सेलिंग प्राइस है इसको भी कितना बढ़ा देते हैं, तो इसको भी हम यहाँ 200 रुपये बढ़ा देते हैं, तो उस केस में मेरे भाई क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा प्रॉफिट का जो परसेंट है वो हमारा 20% हो जाएगा। यानी यदि आप अपने दाम को बढ़ा रहे हैं 200 रुपये, तो इसका नया दाम कितना हो जाएगा, तो 100x प्लस 200 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बेचने के दाम को भी बढ़ा रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 125x प्लस 200 हो जाएगा। और अब आपका जो लाभ है वो हमारा कितना होगा, तो अब हमारा लाभ जो है वो 20% होगा। सवाल में ये कहा गया है कि पहले आपको लाभ 25 का होता था, आपने इसको 200 बढ़ा दिया, इसको 200 बढ़ा दिया, अब आपका लाभ 20% का है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ऐसा सवाल मेरे भाई यहाँ पर हमने आपको कई सारे बता रखे हैं। आप बोलेंगे सर ये सीपी है कि नहीं है, तो बोलेंगे हाँ सर, यानी 100x प्लस 200 ये हमारा क्रय मूल्य है, और 20% का लाभ होने के बाद ये मिलता है, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ पर अपने आप का कितना है, तो 100 है, और इसमें 20 का लाभ यानी ये कितना हो जाएगा, 120, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा 125x प्लस मेरे भाई 200 के। समझ गए मेरी बात को, कि यदि ये वस्तु अपने आप का 100% है तो इसका 120% इसके बराबर। अगर 30% का लाभ होता तो 130/100 से गुना करते हैं, तो बस यहाँ पर कहानी खत्म है। 0 से देखो, 20 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, 20 से काटेंगे 5 बार में, 6 से गुना लगा दीजिए, तो 6 × 100 कितना हो जाएगा, 600x हो जाएगा, ठीक है। और 6 × 200 कितना हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा, ठीक। 5 से गुना करते हैं तो 125 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और 200 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो 1200 में से 1000 घटा दिया, कितना हो गया, 200 हो गया, और 625 में से 600 घटा दिया, कितना हो गया, तो 25x हो गया। अगर हम काटते हैं तो 25 से कितनी बार में काटेंगे, 8 बार में, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8। हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये आपको भी पता है, लेकिन हमारा x का वैल्यू कितना आ चुका है, 8। तो हमसे कहा गया ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, सबसे शुरू में जो मान था वो कितना था, तो 8 × 100, यानी हमारी वैल्यू कितनी थी, 800 थी। हमारी वैल्यू कितनी थी, तो 800 थी, ठीक है। समझ गए इस बात को आप, यहाँ पर क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको, कोई दिक्कत की बात है। तो आपने यहाँ सामान की कीमत मानी, फिर आपने उसको बेच दिया 25% के लाभ पे, दोनों को आपने 200 से बढ़ा दिया और सॉल्व किया। समझ गए आप लोग यहाँ पे, तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस सवाल का भी उत्तर दिया। हमने कहा देखो बात ऐसी है यहाँ पर कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, ये हमारा सेलिंग प्राइस था, और ये 20% का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो ये सीपी का 120% ही हमारा इसके बराबर है। कोई दिक्कत की बात है। हाँ, नीतीश कुमार पांडे 126 नंबर क्वेश्चन आप मुझे याद दिलाइएगा। जब हम सारे सवाल करवा देंगे तो मेरे भाई लास्ट में आप मुझे याद दिलाना, मैं यहाँ पर लास्ट में आपको सवाल को बता दूंगा, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एमटीएस का बोला गया है। क्या क्वेश्चन है जरा देखिए। सवाल में कहा गया है, और शॉपकीपर बॉट 600 पेन, ठीक है। एक दुकानदार ने 600 पेन खरीदे हैं
उसने उनमें से 480 को उस कीमत पर बेचा है जो उसने 600 पेन के लिए चुकाई थी। उसके बाद कहा गया 100 पेन को उस कीमत से 10% अधिक दर पर जिस पर उसने 480 पेन को बेचे थे और बाकी को लागत मूल्य पर बेचा। लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या था। हमने यहाँ पर कहा, ठीक है, हमने यहाँ पर कहा यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। असल में दुकानदार ने कितने कलम खरीदे हैं, 600 कलम खरीदे हैं। फिर कहा है ही सोल्ड 480 ऑफ देम एट अ प्राइस ही पेड फॉर 600 पेन। ये लाइन हमारे लिए बहुत मायने रखती है, ये लाइन मेरे भाई बहुत मायने रखती है। यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, कि सेलिंग प्राइस ऑफ 480 पेन इज इक्वल टू यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 600 पेन। यानी इस लाइन का मतलब आप समझते हैं क्या बोला, कहा 480 को उसने उस कीमत पर बेचा जो उसने 600 पेन के लिए चुकाई थी। यानी 480 कलम का जो विक्रय मूल्य है वो मेरे भाई यहाँ पर 600 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 480 पेन का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस बराबर है हमारे 600 कलम के कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे देखो 12 से, देखो 0 से तो 0 खत्म हो जाएगा, 12 से काटेंगे 4 बार में और यहाँ 12 से काटेंगे 5 बार में, या 120 का 4 गुना 120 का 5 गुना। ठीक है, अब यहाँ पर रखने दो सेलिंग प्राइस, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके नीचे क्या लेकर आ जाओ, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हमारा रहेगा 5 और यहाँ नीचे लेकर आएगा 4। तो हम यहाँ ये बोलेंगे सामान खरीदा कितने का, 4 में, बेचा कितने में, तो 5 में। यानी यहाँ कॉस्ट और सेलिंग का हमारा अनुपात पता चल गया कि चलो भैया पता तो चले कि सामान हम खरीद कितने में रहे हैं और हम बेच कितने में रहे हैं, ताकि हम आगे चलकर उसी के आधार पर सवालों को कैलकुलेट कर पाएं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दूसरी वाली लाइन से वही हमारा कथन जो है वो पता चला, क्योंकि पहले से पता था कि हमने 600 पेन खरीदा, दूसरे से हमें पता चला कि कितने पेन का विक्रय मूल्य कितने पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स को पढ़ते हैं, आगे वाले पॉइंट को। आने वाले पॉइंट्स में क्या बोला गया, आने वाले लाइन में तो कहा गया 100 पेन को हमने 10% हायर रेट पे बेचा है। ठीक है, यानी 100 पेन एट 10% हायर रेट देन दैट एट विच ही सोल्ड 480 पेन। ठीक है, यानी जितने में उसने 480 कलम को बेचे हैं उससे 10% ज्यादा में इन 100 कलम को बेचा गया है। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, 100 पेन को उसने उस कीमत से 10% अधिक पर बेचा है जितने में उससे 480 पेन को बेचे थे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ 480 पेन को उसने कितने में बेचा था, तो 480 पेन को उसने 600 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर में उसने बेचा था। समझ में मेरी बात आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, यहाँ पे ये पॉइंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद कहा है द रेस्ट वर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, और बाकी को उसने ऐसे ही एकदम कॉस्ट प्राइस पर बेच दिया। पूरा का पूरा प्रॉफिट परसेंट जो रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट परसेंट इन द ट्रांजैक्शन इज। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें यहाँ पर जो है प्रॉफिट का परसेंट पूछा गया है। तो प्रॉफिट का परसेंट के लिए पहले हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि हमने सामान को खरीदा कितने में। एक सामान को मान लीजिए हमने 4 रुपए में खरीदा है, तो टोटल हमने कितने कलम खरीदे हैं, 600 कलम खरीदे हैं। तो टोटल हमने खरीद कितने की होगी, एक कलम की कीमत 4 है, तो 600 कलम की कीमत कितनी हो जाएगी, तो हमने सामान को 2400 में खरीदा। उसके बाद बात करते हैं कलम को बेचने की। तो पहले हमने कितना कलम बेचा है, पहले हमने 480 कलम बेचे हैं, फिर उसके बाद हमने कितना बेचा है, 100 कलम बेच दिए, और जो बाकी बच गया उसको हमने कॉस्ट प्राइस पर बेच दिया। ठीक है, तीनों का अलग अलग यहाँ पर विक्रय मूल्य आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। यहाँ पर कहा गया इन 480 कलम को हमने कितने बेचा है, तो इन 480 कलम को मेरे भाई, इन 480 कलम का जो सेलिंग प्राइस है वो 600 कलम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यानी 6 × 4 हम कह ले तो 2400 आ जाएगा। और नहीं तो हमें पता है कि एक कलम की सेलिंग प्राइस 5 रुपए, तो यहाँ पर हमने जो है कितने कलम बेचे हैं, तो 5 रुपए के हिसाब से हमने 480 कलम मेरे भाई बेचे हैं। कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है। ठीक है, कि एक कलम को अगर हमने 5 रुपए में बेचा है तो 480 कलम का हमारा सेलिंग प्राइस हमारा ये आ चुका है। उसके बाद हमें यहाँ कहा गया कि हमने 100 कलम और बेचे हैं और उसकी कीमत 10% ज़्यादा है, उसकी कीमत 10% ज़्यादा है, यानी इस 5 से भी 10% ज़्यादा। ठीक है, तो यानी अगर ये 5 हमारा 100% का मान है तो हमें तो यहाँ पर 110% की मान निकालनी है। तो 0 से हमारा 0 खत्म,
5 से हमारा 2 बार में ख़त्म और 2 से हमारा 5.5 बार में ख़त्म। यानी अगला वाला जो पेन बेचा गया है उसको 5.5 के रेट से बेचा गया है और ऐसे कितने कलम बेचे गए हैं, तो कुल मिलाकर 100 कलम बेचे गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने टोटल कितने कलम बेच दिए, 480 और 100 580। टोटल कलम कितने थे, 600 थे, बचे कितने, 20 कलम। उस 20 कलम को हमने क्रय मूल्य पर बेचा है, यानी 4 के हिसाब से 20 कलम। मुझे पता है, अब मैं आपको एक एक लाइन समझाता हूँ। ठीक है, अब हम आपको एक एक लाइन समझाते हैं कि असल में क्वेश्चन में था क्या। क्वेश्चन में ऐसे दिया गया था कि आपने के 600 कलम खरीदें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया ही सोल्ड 480 ऑफ देम एट प्राइस ही पेड फॉर 600 पेन, यानी 480 कलम का जो सेलिंग प्राइस था वो 600 कलम के कॉस्ट प्राइस के बराबर था। तो यहाँ से एसपी और सीपी का आपने रेशियो पता कर लिया कि यदि हम कलम को 4 में खरीद रहे हैं तो बेच कितने में रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं। उसके बाद जो सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट था वो ये था कि 100 पेन को हम 10% हाइयर रेट पे बेच रहे हैं जितने में हमने 480 कलम को बेचा है। 480 कलम को हमने किस रेट पर बेचा था, तो 480 कलम को हमने 5 रुपए के रेट पर बेचा था, यानी 5 रुपए के हिसाब से हमने देखो। तो अब हमारा सीपी कैसे हो गया, एक कलम की कीमत 4 रुपए, तो 600 कलम की कलम हमारा 2400 हो गया। विक्रय मूल्य की बात करते हैं तो एक कलम को 5 में बेच रहे हैं तो 480 को हम इतने में बेचेंगे। अब जितने में हमने जिस रेट पे इस पे बेचा इससे 10% ज़्यादा, आपको भी पता है 5 का 10% 0.5 होता है, यानी अगले कलम को 5.5 में बेचेंगे और 5.5 के हिसाब से कितने कलम बेचेंगे, तो 100 कलम बेचेंगे। टोटल मेरे भाई यहाँ पर कितने हो चुके, 480 और 100 580 कलम हो चुके, बचा कितना, 20 कलम। और बोला गया है, ठीक है, एंड द रेस्ट वर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, जो बच गए उनको यहाँ पर खरीद के दाम पर बेचा गया, यानी यहाँ पर जो बच गए यानी 20 कलम बच गए उनको 4 के रेट से बेचा गया। बस यहाँ पर यही पॉइंट बोला गया है कि जो बाकी यहाँ पर जो ये 100 कलम थे ना, इससे 10% के ज़्यादा के रेट पर बेचा गया, यानी अगर 500% की वैल्यू है तो उसका 110% निकाला जो कि 5.5 आया, यानी इसको 5.5 में बेचा गया है। समझ गए मेरी बात को, बस यहाँ पर यही सवाल में था और कुछ नहीं था। ठीक, अब हम जरा यहाँ सवाल को देखें तो हमने यहाँ पर कहा कि सेलिंग प्राइस देखो, तो जब आप यहाँ देखो 400 का 5 गुना 2000, 80 का 5 गुना कितना हो जाएगा 400, यानी इनको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2400 हमारा आ जाएगा। दशमलव से एक जीरो का नाश हो जाएगा, 55 इंटू जीरो हमारा 550 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे 2400 और 500 2900, ठीक है, और 80 और 50 130, 2900 में 130 जोड़ देंगे तो बोलेंगे सर 3030 हो जाएगा। ये हमारा इसका वैल्यू है। हमने सामान खरीदा कितने में, 2400 में, हमने बेचा कितने में, 3030 में। क्या हमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है, हमने कहा बिल्कुल लाभ हुआ है। तो कितने का लाभ हुआ है जरा देखते हैं, तो हमने कहा खरीदा 2400 में, बेचा 3030 में, हमें यहाँ पर कुल मिलाकर 630 का लाभ हुआ है। और कितने के ऊपर हुआ है, तो 2400 के ऊपर, तो 630 बटे 2400 इंटू कितना करेंगे 100% करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म हो चुका है, हम इसमें इसके भाग लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है 24 का अगर हम देखेंगे तो 24 का 3 गुना 72 होता है। 3 से अगर हम काटे तो 3 से हम काट पाएंगे 8 बार में, और 3 से अगर हम काटे तो 210 बार में काट पाएंगे। 8 से भाग करते हैं, 8 का 2 गुना 16 हो गया, 50 आ चुका है, 8 का 6 गुना 48 हो गया, 2 बचेगा, दशमलव लगाते वो 20 बन जाएगा। 8 का 2 गुना 16 और यहाँ पर 4 बचेगा, 8 बचे यानी 26.25। बाकी डिवीजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि डिवाइड करने पे कितना आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। जितने भी आगे के क्वेश्चन से सारे के सारे स्टैंडर्ड लेवल के हैं, जिनकी थोड़ी सी भाषा अटपटी हो सकती है, जो अपने आप में थोड़े से अटपटे हो सकते हैं। समझ गए मेरी बात को आप, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात आई तो सवाल बहुत ही शानदार था। इतने कलम का विक्रय मूल्य इतने कलम के क्रय मूल्य के बराबर अनुपात निकाल दिया, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, टोटल सेलिंग प्राइस निकाल दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर लिया, तो प्रॉफिट का परसेंट पता कर लिया। ठीक है, आ जाइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा सवाल। क्या कहा गया है सवाल में, सवाल में देखिए तो बोला गया है वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य समान है, यानी 2 आइटम को हमने बराबर दाम पे खरीदा है। वस्तु ए को 24% के हानि पर बेचा जाता है, वस्तु बी को
ठीक है। ए के विक्रय मूल्य से 270 पे अधिक पे बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने से शुद्ध लाभ 12% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है और किस वस्तु का? तो यहाँ पर वस्तु बी का बोला जाना है कि वस्तु बी का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है। ठीक है, आराम से पढ़ते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी इज सेम। आर्टिकल ए इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 24% एंड आर्टिकल बी इज सोल्ड फॉर 270 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ बोलते हैं देखो ये हमारा आर्टिकल ए है, ये हमारा आर्टिकल बी है। यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस लिख देंगे। ठीक, सवाल में यहाँ पर देखते हैं तो हमने कहा दोनों आर्टिकल का क्रय मूल्य समान है, यानी ये 100x है तो ये भी मेरे भाई 100x है। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात? कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम। अब कहा गया आर्टिकल ए इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 24, यानी इसमें 24% का लॉस है, तो इसमें 24 का लॉस है तो मेरे भाई कितना है? 76 है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? एंड आर्टिकल बी इज सोल्ड फॉर 270 मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ ए। ठीक है, यानी ये जो आर्टिकल बी है इससे भी कितना ज़्यादा में बेचा गया है? ए के सेलिंग प्राइस से, यानी 76 से कितना ज़्यादा है? तो मेरे भाई 270 रुपये ज़्यादा में बेचा गया है। समझ गए मेरी बात को आप? यहाँ पे दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम था, इस पर 24% का नुकसान था इसलिए 76 में बिका, और इसका विक्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य से 270 ज़्यादा। रिलेशन देखते चलो, कितना प्यारा प्यारा रिलेशन है, इतना अच्छा अच्छा रिलेशन है ना, इतना अच्छा अच्छा, मतलब मज़ा आ जाता है ऐसे रिलेशंस को सॉल्व करने में कि इससे इतना कम है, ये इससे इतना ज़्यादा है, ऐसे करके। कहा गया है कि इफ द नेट प्रॉफिट बाय सेलिंग बोथ द आर्टिकल इज 12%, यदि हम दोनों आर्टिकल को बेचें तो दोनों आर्टिकल को बेचने पे हमें 12% का लाभ होता है। तो यहाँ पर बी का सेलिंग प्राइस क्या होगा? हमने कहा ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आएगा? नेट की बात करते हो, ठीक है, हम समझ गए आपकी भावनाओं को कि हाँ भैया कुल पर हमें कितने का लाभ हो रहा है, तो कुल पर हमें 12% का लाभ हो रहा है। ठीक है, हम समझ गए यहाँ पर, लेकिन पहले एक बार देखें तो सही। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो दोनों का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना है, तो 100 और 100 हमारा 200 हो गया। और दोनों का सेलिंग प्राइस का अगर हम बात करें तो 76 का यहाँ पर दोगुना कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ 6 6 12, ठीक है, इतना x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 270। ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा टोटल सेलिंग प्राइस है। ठीक है, टोटल जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? 12% का हुआ है। टोटल प्रॉफिट हमें कितने का हुआ है? तो हमने कहा सर 12% का। कई तरीके से आप यहाँ सवाल को बना सकते हैं, या तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसका 112% ये है, ठीक है, नहीं तो आप इनका रेशियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस 200 था, टोटल सेलिंग प्राइस इतना था। अब हमने कहा ये जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, इस पर 12% का लाभ होता है तो ये मिलता है। यानी यदि अगर हमारा 100 का मान है तो इसका 112 की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसका 112 का वैल्यू 152 प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर कहा देखो 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म है। अगर हम बात करते हैं 112 का दोगुना, तो 112 का दोगुना कितना हो जाएगा? 224x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके? 152x प्लस यहाँ पर 270 के। अगर हम यहाँ पर करते हैं, घटाते हैं, 4 से आपका 2 चला जाएगा, 12 से 5 7 चला जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारी 72x की हो जाएगी, और 72x किसके बराबर है? 270 के। अगर हम 9 से काटे तो हम 8 बार में काटेंगे, अगर हम 9 से काटे तो हम 30 बार में काटेंगे, या 9 से सीधा सीधा 18 से काटो, ठीक है, या कोई दिक्कत नहीं, इसी से काट लो। आप और काटोगे तो यहाँ पर 8 से काटोगे तो ये 8.5 का 3 गुना 24, इसको पूरा का पूरा काटना पड़ेगा आपको। लेकिन अभी आप जो है ना कितने की वैल्यू निकालनी है? सेलिंग प्राइस ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है। बी का हमारा सेलिंग प्राइस यानी हमारा इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है ना, तो हम एक काम करते हैं, देखो मेरी बात को समझना, ठीक है। आप यहाँ पर देखो तो 76x का मल्टीपल चाहिए। देखो बी का हमें सेलिंग प्राइस निकालना है और ये 76x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ डेसिमल में
वैल्यू को नहीं निकालेंगे, हम देखेंगे ये 4 का मल्टीपल है, हम 4x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, तो अगर हम यहाँ पे जैसे मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने यहाँ पर 9 से भाग लगाया, तो 9 से भाग लगाया तो 8 बार में कट गया, 9 से भाग लगाया 30 बार में। हम इसको 2 से और भाग लगाते हैं, 2 से भाग लगाएंगे तो ये हमारा 4x हो जाएगा, और 2 से भाग लगाएंगे तो 15। सीधा 4x का मान निकालो आप, क्योंकि आपको इसी 4x का मल्टीपल कर देना है। तो अब आपने कहा ठीक है सर, सेलिंग प्राइस चाहिए और किसका चाहिए, बी का चाहिए, तो 4x का मान अगर 15 है तो 76x का मान कितना होगा। 4 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 76 आता है, 19 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 4 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, यानी हमें 15 को यहाँ किससे, देखो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ पर 76x प्लस 270 का मान चाहिए। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर इसकी वैल्यू ज़रा गौर से देखो तो कितना हो जाएगा। वही बात है कि x की वैल्यू 15/4 है, और आप यहाँ पर x की वैल्यू रख दो 76 इंटू, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/4, आप चाहो तो ये भी रख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, और प्लस यहाँ कितना 270, ठीक है। 4 से आपने काटा तो 19 बार में आ जाएगा, नहीं तो वही बात हो गई यहाँ पर कि जिस तरीके से यहाँ पर आपने कहा सर देखो 4x का मान 15 है, तो 76 का मान यानी ये 4 का 19 गुना, तो 15 का 19 गुना, यानी 15 इंटू 19, और जमा कितना हो जाएगा 270। 19 का 5 गुना 95 का 5, हाथ में 9, 19 से कम 9, और यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 19 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, तो 28। 285 और 270 आराम से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है, 455 हमारा करेक्ट, 528 27 55 हो गया, 555 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर आएगा। तो सवाल ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पर टफ टाइप था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बस वो समझना था कि भाई दोनों का क्रय मूल्य बराबर है, पहले को हमने नुकसान पर बेच दिया है, दूसरे को हमने यहाँ पर इससे भी 270 रुपये ज़्यादा में बेचा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। और उसके बाद दोनों का क्रय मूल्य इतना था, दोनों का विक्रय मूल्य इतना था, फिर हमने वैल्यू निकाली। अब यहाँ पर देखो ये तो सवाल को करने का बेसिक अप्रोच था, लेकिन हमें लगता है कि यार ऐसा नहीं है कि किसी सवाल को बेसिक से ही किया जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा उस पर काम करोगे ना तो आप उसका बेस्ट अप्रोच निकाल सकते हो। इस सवाल का स्मार्ट अप्रोच है, अगर आप इस पे काम करेंगे तो है स्मार्ट अप्रोच। और वो कैसे है, तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो निकाल सकते हैं। कैसे मेरे भाई, आप यहाँ समझो, हमने 2 आर्टिकल को एक तरीके से बराबर में खरीदा। आपको हम थोड़ा सा वो रेशियो वाला मेथड याद दिलाते हैं। आपके पास पता है कि ये आर्टिकल नंबर 1 है और ये आर्टिकल नंबर 2 है, आपने दोनों को बराबर में खरीदा है, ठीक है, बराबर में खरीदा है। उसके बाद आपने पहले वाले आर्टिकल को बेचा है तो 24% का लॉस हुआ है। बोला गया है ना, आर्टिकल इज ए सोल्ड एट 24% लॉस। दूसरे का मान लेते हैं, नहीं पता क्या है क्या नहीं है, और टोटल पर आपको क्या हुआ है, तो नेट प्रॉफिट हुआ है आपको 12% का, यानी टोटल पर आपको 12% का प्रॉफिट है। पहले वाले आर्टिकल पर 24% का लॉस है, ऐसा मान लेते हैं दूसरे वाले पर x% का प्रॉफिट है, ताकि टोटल पर हमारा कितने का प्रॉफिट हो जाए, तो 12 का हो जाए। ठीक, अब मुझे बताओ इस x की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है ये बात अच्छे से, आप चाहो तो एलिगेशन लगा लो, आप चाहो तो एवरेज लगा लो, आप चाहो तो कुछ भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ बोलोगे सर देखो पहली बात इसको कितने लाभ में होना पड़ेगा, तो पहली बात सर इसको अपने लिए 12 लाना पड़ेगा और इसके लिए 36 लाना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पे आपको हमने रेशियो मेथड सिखाया था, हमने कहा था बात करते हैं यहाँ पर सीपी को लेकर, तो दोनों का सीपी सेम है, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस परसेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे इस पे 24% का नुकसान, इस पे 10% का प्रॉफिट, टोटल हो गया 12। तो सेकंड वाले आर्टिकल पर बात करते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा सेकंड वाले पर वो कितना होगा, तो बोलेंगे सर इस पर हमारा 24 का लॉस है और इस पर हमारा कितने का है, x का प्रॉफिट है। जब दोनों को 2 भाग में डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आ गई हमारे 12 की। तो हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 × 12 24 और -24 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो सर 2 × 12 24 और -24 और ऐड हो गया यानी 48 हो जाएगा। यानी दूसरे वाले आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट होगा, तो दूसरे वाले आर्टिकल पर 48 का होगा। आप अगर चाहते तो आप ऐसा भी समझ सकते थे कि देखो इसको क्या करना पड़ेगा, तो पहली बात इसका लॉस लेकर आना पड़ेगा। यानी यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर जो है पहले जो ये लॉस में है ना, तो इसके
इसके लिए 24 लेकर आना पड़ेगा। अब ये भी ज़ीरो हो चुका है, ये भी ज़ीरो हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसके हिस्से का जो लॉस था वो ये लेकर आ गया। जैसे मानो एक कमरे में 2 लोग हैं, ये 24 रुपये के कर्ज में है और हम चाहते हैं दोनों 12-12 के प्रॉफिट में हो, तो पहले इसके हिस्से का कर्जा ये सधाएगा। अब ये दोनों 0-0 हैं, अब ये इसके लिए भी 12 लाएगा, अपने लिए भी 12 लाएगा, यानी 12 और 12 यानी दोनों के लिए 12 लेकर आएगा, यानी कुल मिलाकर इसको 48% लाना पड़ेगा, यानी दूसरे वाले को हमें कितने में बेचना पड़ेगा, 48% पे। ये बात हमें समझना है, ठीक है। सवाल में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, कि B इज सोल्ड एट 270 मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ A, यानी इसके सेलिंग प्राइस से 270 रुपये ज़्यादा इसको बेचा गया है, ठीक है। इसके सेलिंग प्राइस से यहाँ पर देखो जितने में हम इसको बेच रहे थे ना, उससे यहाँ 270 ज़्यादा में ये बिक रहा है। अगर हम मान लेते हैं वस्तु की कीमत यहाँ 100 है, पहले हम इसी आर्टिकल को 24 कम में बेचते थे यानी 76 में बेचते थे, अब हम इस आर्टिकल को 48 में ज़्यादा बेच रहे हैं यानी 148 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि पहले हम यहाँ 24 कम में बेच रहे थे, समझिएगा, और अब हम इस आर्टिकल को 48 ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो पहले की तुलना में कितना ज़्यादा है, यानी यहाँ पर जो हमारा 270 रुपये दिया गया है, ये 270 क्या है, तो इन दोनों का अंतर है, यानी यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा, तो 48 और 24 मतलब 72, यानी ये जो दिया गया 72 का मान है। और हमें पता क्या करना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, यानी यहाँ पर इस 148 की वैल्यू पता करनी है, तो हम 148 से गुना कर देंगे। ये हमारा स्मार्ट अप्रोच आ जाएगा, ये हमारा तरीका हो जाएगा। आप सॉल्व करिए आराम से। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ 9 से काटोगे तो आपका 8 बार में कटेगा, 9 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा, 4 से काटोगे तो यहाँ 2 बार में कटेगा, 4 से काटोगे तो 4 का 3 गुना 12 होता है और 4 का 7 गुना 28 होता है। 2 से काटोगे तो कितनी बार में, 15 बार में। मल्टीप्लाई कर लो, 15 का 7 गुना 105 और 15 तिया 45 और 10 55, हमारा 555 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा नहीं है दोस्त यहाँ पर कि हमारे पास स्मार्ट अप्रोच नहीं है, हमारे पास है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सवालों को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप सवालों को यहाँ पर जो है बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमने आपको बड़े तसल्ली से, बड़े प्यार से हमने आपको वो मेथड भी बताया कि कैसे आप इसको बहुत शॉर्ट में लेकर जा सकते थे। और अगर आप सोचते हैं कि हाँ यार इसमें स्मार्ट अप्रोच थोड़ा सा लगाते हैं, आप ऐसे कर लेते, दोनों का समान था यहाँ पर, तो इस पर प्रॉफिट होता कितने का यार, सोचो ना कि 24 का इस पर लॉस हो रहा है, पूरे पर 12 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी इस पर 48 का प्रॉफिट हो रहा था। 100 का सामान 24 के लॉस में बिकता था तो 76 में, वहीं 100 का सामान 48 के लाभ में बिक रहा है तो इतने में, पहले की तुलना में कितना ज्यादा, यानी 270। तो ये 270 कितने की वैल्यू है, 72 की। निकालना कितने का था, 148 का। समझ गए? कोई दिक्कत की बात यहां पे बताइए जल्दी से, ठीक है। चलिए आ जाइए। डॉली कहती हैं सर x बराबर 48 कैसे आया। डॉली जी आप एक बात बताइए, इस आर्टिकल पर हमको 24 का लॉस हुआ है, इस आर्टिकल पर हमको x का प्रॉफिट हुआ है, टोटल 2 आर्टिकल हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया तो पता चला एवरेज इसका 12 का आ रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 48 नहीं आ जाएगी, बताइए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 142 नंबर क्वेश्चन हमारा फेज 9 का बोला गया है, ठीक है। ये भी सवाल देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। 126 नंबर सवाल हम लोग एकदम सबसे लास्ट में लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। अभी आप देखिए क्या कहा गया। अ शॉपकीपर फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% अबव कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% अधिक अंकित करता है। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 20% एंड ही इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस बाय 16%, तो प्रॉफिट परसेंट कितने का है। आसान सवाल है ये, बहुत ही टुच्चा सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने यहाँ पर कहा देखो, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं तो ये हमारा सीपी हो चुका है और ये हमारा एसपी हो चुका है। सवाल में क्या बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु का एक विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। मान लो कि अगर 100 में खरीदा था तो 20% अधिक यानी कितने में निर्धारित करेगा, 120 में करेगा,
ठीक। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाय 20%, यदि ये दाम 20% से बढ़ जाए, यानी 100 में 20 का बढ़त कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। एंड ही इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 16%, और यदि ये हमारा 16% से बढ़ जाए, ये हमारा कितने से बढ़ जा रहा है, 20% से, और ये हमारा कितने से बढ़ रहा है, 16% से। ठीक है, यानी ये जो 120 है यहाँ पर, या तो इसका 16% निकाल के इसमें हम जोड़ देंगे, नहीं तो बोलेंगे ये जो 120 है अपने आप में यानी 100 का मान है, हमें तो 16% बढ़ा देना है, यानी हमसे 116 की वैल्यू पूछी गई है। अगर हम काटें यहाँ पर तो हम कह सकते हैं सर देखो 0 से 0 ख़त्म, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे 12 × 6 72 का 2 हाथ में 7, 12 एकम 12 और 7 19 का 9 हाथ में 1, 12 एकम 12 और 13, और 10 से भाग कर देंगे 139.2, यानी कितने में बिका, तो 139.2 में। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल इतने में बिका है, ये वाला आर्टिकल हमारा इतने में बिका है, कोई टेंशन की बात, सॉरी माफ़ करना, ये वाला आर्टिकल खरीदा 100 में था, बिका 120 में था, ये वाला आर्टिकल खरीदा 120 में, बिका इतने में। कहा गया पूरा का पूरा प्रॉफिट और परसेंट जो होगा वो कितने का। बच्चा भी यहाँ पर बता देगा, बोलेगा यहाँ खरीदे कितने का, 100 का, यहाँ कितने का खरीदे, 120 का, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 220 हो गया। यहाँ कितने का बेचे, 120 का, और यहाँ कितने का बेचे, इतने का, दोनों को जोड़िए यहाँ पर तो आपका आ जाएगा 252.259.2। तो अब हमसे बोला गया बताओ प्रॉफिट परसेंट। आपने 220 का सामान खरीदा है, आपने उसको इतने में बेचा है, बताइए ना आपको प्रॉफिट कितने का है। तो आप बता सकते हैं आराम से, सर 220 के आर्टिकल को इतने में, यानी 39.2 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना, 39.2 का, इसमें से इसको घटा दिया, 39.2 आया कितने के ऊपर, तो 220 के ऊपर, और इंटू कितना कर देंगे, तो 100 कर देंगे। ठीक है, दशमलव हटा देंगे तो नीचे आपका एक और 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत, 0 और 0 से हमारे 2 0 ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम काटते हैं बड़े आराम से। तो हमने कहा सर देखिए 11 से 2 बार में जाएगा, 11 से यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो ये 11 से 12 में जाएगा ही नहीं। और प्रॉफिट परसेंट मेरे भाई कैसे कैलकुलेट करोगे, fixes the selling price of an article 20% above it, cost price increases by इतना, increase the selling price by 16, 16 दोनों 32 का 2 3 हाथ में, 16 कम 16 3 19, 19 सही है, 220 हो चुका है, और यहाँ पर 9 2, ठीक है सही है, 39.2 का प्रॉफिट। अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 22 के साथ पूरा का पूरा, तो 22 का एक गुना हमारा 22 हो गया, यहाँ कितना बचा, तो 17 172, और 172 यहाँ इसका कितना गुना है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, लगभग 18 के करीब में है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें 6 दूनी 12 6 दूनी 13, यानी यहाँ पर जो है कितना परसेंट का आंसर आएगा, 16% नहीं आएगा मेरे भाई। कहा गया शॉपकीपर फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% अबव इट कॉस्ट प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%। ठीक है, cost price increases by 20% and he increases the selling price by 16, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का होगा। मुझे लगता है यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे गलत हैं। यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो और वह विक्रय मूल्य में 16% की वृद्धि करता है, विक्रय मूल्य में 16% बढ़ा देता है तो इतना है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। अच्छा एक सेकंड, यहाँ छोटा सा गलती कर दिया हमने, 1 मिनट माफ़ करिएगा, इसका टोटल पर प्रॉफिट नहीं पूछा गया है। एक सेकंड, टोटल पर प्रॉफिट नहीं पूछा गया है कि हमें टोटल पर प्रॉफिट कितने का है। कहा गया है कि देखो पहले उसको कितने का फ़ायदा होता था, 20% का, बस अब आप यहाँ ये बता दो कि अब जब वो 120 के आइटम को इतने में बेच रहा है तो उसको कितने का प्रॉफिट है, ये पूछा गया है। कहा गया है कि एक दुकानदार अपने सामान को 20% अधिक अंकित करता है, यदि वह अपने सामान को 20% बढ़ा देता है और अपने विक्रय मूल्य को 16% बढ़ा देता है, तब उसे कितने का लाभ होगा। यानी तब वह 120 के आर्टिकल को इतने में बेच रहा है तो वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया। हमने कहा ठीक है सर,
प्रॉफिट का परसेंट ही तो आपने पूछा है। आप बताइए 120 के सामान को हम इतने में बेच रहे हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 19.2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें से इसको घटा देंगे इतने का प्रॉफिट, कितने के ऊपर, तो 120 के ऊपर, इनटू कितना कर देंगे यहाँ पर, तो 100 कर देंगे। दशमलव हटा दिया तो नीचे कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 1 और 2 से 1 और 2 खत्म, 12 से काटते हैं तो 12 से 1 गुना 12 और 12 का 6 गुना 72, 16% आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर आएगा। हमें ऐसा लगा कि हमारा एग्जामिनर हमसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि पूरा लेन देन में उसको कितने का प्रॉफिट हुआ। अगर पूरे लेन देन की बात करता तो सवाल में यहाँ मेंशन्ड होता हिज ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। हालांकि क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं था, इसी वजह से हमने यहाँ ये कहा कि देखो बाद में अब उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा, यानी इतने के आर्टिकल को इतने पर बेच रहा है, यानी कितने का प्रॉफिट, 16% का प्रॉफिट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? चलिए, बहुत शानदार। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 143, हालांकि लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसके बाद हमारा 126 जो है हम वो कर लेंगे। ठीक है, आ जाइए। बहुत ही शानदार सवाल, प्रॉफिट लॉस का, खतरनाक, जबरदस्त। देखो इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इस बार के प्रॉफिट लॉस में तगड़े लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सवाल में यहाँ पर क्या कहा है, सवाल में मेरे भाई यहाँ कहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई इज सेम। एक्स और वाई का जो हमारा क्रय मूल्य है वो सेम है। ठीक है, आर्टिकल एक्स इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड वाई इज सोल्ड एट 126 लेस देन selling price of x. If net profit by selling both the article is 14%, what is the cost price of each article? यहाँ पर हमने आपको वही वाला बात हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 143 जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 143 141 का फोटोकॉपी है। आप अगर यहाँ देखिए तो 141 में भी पढ़िए द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, और ए को हम 24% के लॉस में बेचते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम और ए को हम 20% के प्रॉफिट में बेचते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 141 में तो आपसे यहाँ कहा गया था कि बी इज सोल्ड फॉर 270 मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ ए। बी को 270 रुपये ज़्यादा में बेचा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया, यहाँ इस वाले में देखिए तो वाई को 126 रुपये कम में बेचा गया है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर क्या कहा गया था कि यहाँ नेट प्रॉफिट 12% का है, तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा कितने का है, 14% का है। और क्वेश्चन नंबर 141 को इसीलिए मैंने दो तरीके से एक्सप्लेन किया था, एक आपका बेसिक मॉडल हो गया था और एक आपका स्मार्ट अप्रोच हो गया था। उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 143 को खुद से बनाएंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है 143, और आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, ये हम आपको नहीं बताने वाले हैं, ये आपका खुद का काम है और आपको ये खुद से करना है। क्योंकि सर देखो ना, एक क्वेश्चन तो हम आपको इस कैटेगरी पर बता दिए ना, और उस क्वेश्चन को एक नहीं दो मेथड से बता दिए, तो अब अगर एक क्वेश्चन तो आपका प्रैक्टिस करना बनता है, नहीं तो आप कैसे सीखोगे बताओ। तो इसीलिए आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। अब आ जाइए एक और सबसे लास्ट और तगड़ा सवाल, क्वेश्चन नंबर 126। ठीक है, ये सवाल सबसे ज़्यादा आपके नाक में दम किया होगा, ये मैं कहता हूँ। क्या कहा गया है यहाँ पर देखिए, कहा गया है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 131.25 अ ट्रेडर गेन एज मच परसेंटेज नंबर रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। उसको उतने ही परसेंट का फायदा होता है जितना यहाँ कॉस्ट प्राइस का दाम है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्न 40% प्रॉफिट एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल। थोड़ा देर में वो ठंडा करेगा, अभी ऑन किया है। तो हमने यहाँ पर कहा, मान लेते हैं इस सवाल को थोड़ा सा देखो, असल में इसका एक फॉर्मूला आता है, लेकिन मेरे भाई फॉर्मूला से यहाँ पर जो है ना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आपको याद ही नहीं होगा पेपर में। मुझे पता है ये फॉर्मूला कितना कंफ्यूजिंग है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा बेसिक थोड़ा स्मार्ट अप्रोच मिलाकर हम आपको बताते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा, मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा CP है वो कितना है, x है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया देखो इसमें सबसे जानदार जो एकदम बोलते हैं ना एकदम जान है इस पूरे सवाल का, इस पूरे सवाल का जान एक लाइन में अटका है, वो लाइन पढ़ो। कहा गया यहाँ पर गेन्स एज मच परसेंट एज द नंबर रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट प्राइस। ये जब पहली बार ये सवाल आया था ना, पूरा सिस्टम हिला दिया था इसने। सवाल को कई बार यहाँ लोगों को पढ़ना पड़ा, समझना पड़ा, दिया क्या था, बट इतना ही था कि मेरे भाई उसको उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होता है जितना कॉस्ट प्राइस है। जैसे अगर मानो कॉस्ट प्राइस का दाम 10 रुपये है तो इसको 10% का प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है तो इसको 100% का प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है उसको 500% का प्रॉफिट होगा। यानी जितना यहाँ नंबर
दिया गया उतना ही परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये बात कहा गया है। तो हमने कहा कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस x है तो प्रॉफिट कितना होगा, तो x% होगा। यही बात कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना आर ट्रेडर गेन एज मच परसेंट एज द नंबर रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा प्रॉफिट है, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना दे रखा है, तो मेरे भैया यहाँ सेलिंग प्राइस देखो गौर से। तो सेलिंग प्राइस हमें बोल रखा है कि हमने उस आर्टिकल को 131.25 में बेचा है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब आपको पता है कॉस्ट प्राइस भी दिया है, सेलिंग प्राइस भी दिया है, प्रॉफिट का परसेंट भी दिया है। रिलेशन लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बताइए? बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो देखिए आप बोलेंगे सर सामान की कीमत कितने की है, एक्स की है, और ये सामान अपने आप में कितना परसेंट है, तो 100% है। इस सामान को हम लाभ पर बेच रहे हैं, कितने के, तो x% के, यानी 100 + x की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है, और वो कितना है 131.25। क्योंकि आपको पता है जैसे मान लीजिए 10% का प्रॉफिट होता तो क्या बोलते हैं, 100 की वैल्यू है 110 का मान दिया है। 20 का फायदा होता तो क्या बोलते, 100 की वैल्यू है 120 का मान दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर हमें यह सवाल बताना है। हमने कहा ठीक है सर, कोई टेंशन की बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ परसेंट हटा दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला परसेंट नीचे वाले के परसेंट को काट देगा। जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे आपका 100 आएगा, ये 100 इस 100 का सर्वनाश कर देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो x इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 131.25 के। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे x² प्लस यहाँ पर 100x और -13125 बराबर हो जाएगा 0 के। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन में हमें x का मान निकालना है। अब यहाँ पर यार x का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आपको भी पता है कि हमें दो ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी जिनको जोड़ने पर 100 आ जाए और गुना करने पर ही आ जाए। अब 131.25 यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप सोचो तो आप ज़रा सोचो, यहाँ पर ये किसी का कुछ स्क्वायर का कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, कुछ लग रहा है कि यार किसको गुना किया जाए तो 131.25 आएगा, नहीं लगता ना? तो आप इसको डिवाइड करते जाओ। आपके मन में शंका हो रही है तो आप फैक्टर बनाओ इसके, कोई टेंशन नहीं है। आप 5 से डिवाइड करो, 5 का 2 गुना 10, 31, 6 गुना 30, 2 गुना यहाँ 10 हो जाएगा 5, 2625 आ रहा है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, आप इसको और डिवाइड करो। देखो सबसे आसान तरीका है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कि लास्ट वाली जो संख्या है ना उसका फैक्टर बनाते चलते हैं। 5 का 2 गुना 10, 6 गुना 30, 2 गुना 10, 5 गुना इतना, फिर 5 से 5 बार में कितना 25, 2 बार में कितना 10, और फिर मेरे भाई यहाँ पर देखो 5 बार में 25 हो जाएगा, 2 बार में 10 हो जाएगा, फिर 5 बार में इतना, फिर 525 है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा और भाग करो, कोई टेंशन नहीं है। 5 से भाग करो 125 बार में। ठीक है, कोई टेंशन की बात। ये 125 आपको भी पता है कि 125 यहाँ पर फिर 5 से 25 जाएगा, फिर 5 से 5 जाएगा, फिर 5 से 1 जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो तो आपको इनको इस प्रकार से मल्टीप्लाई, देखो आपको यहाँ पर ऐसा करना है कि संख्याओं को चूज करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरे भाई इतना आ जाए। लेकिन ये संभव है क्या? ठीक है, हमें दो ऐसी संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पर हमारा 100 आ जाए और उन्हें मल्टीप्लाई करने पर 131.25 आ जाए, और एक संख्या हमें पॉजिटिव माननी होगी, एक नेगेटिव माननी होगी। ठीक है, यहाँ पर यानी हम यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो 5 × 5 × 5 125। ठीक है, 125 का ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। कैसे सॉल्व करोगे आप यहाँ पर? हम यहाँ एक बार गुना करेंगे। एक बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 125 नहीं 105, कहाँ पर हमने थोड़ा गड़बड़ किया है क्या कुछ? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर हमने डिवीजन में गलती कर दिया ना, मुझे लग ही रहा था। यहाँ पर 5 से एक बार में 5 जाएगा, और 5 का 5 गुना 25 होता है। फिर यहाँ 5 से काटो तो 21 बार में जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से काटेंगे तो 3 से हमारा 7 बार में जाएगा, और 7 से हमारा 1 बार में जाएगा। ये हमारे फैक्टर बन चुके हैं। अब हमें इन फैक्टर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और इस तरीके से यहाँ पर करना है कि इनको मल्टीप्लाई, हेलो
अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो संख्या है इसका हमने पूरी तरीके से फैक्टराइजेशन किया है बहुत अच्छे तरीके से। पहले 5 से भाग किया, फिर 5 से भाग किया, फिर 5 से भाग किया, फिर 5 से 21 बार में, 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। अब हमें क्या करना है कि इन फैक्टर्स को इस प्रकार से सोचना है कि मेरे भाई इनको मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए और इनको जोड़ने पर 100 आ जाए। इसके मल्टीप्लिकेशन में एक माइनस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पर दो संख्याएं हैं, एक संख्या पॉजिटिव है और एक संख्या नेगेटिव है। तभी पॉजिटिव को जोड़ा गया है तो यहाँ प्लस आया और पॉजिटिव को गुना किया गया तो माइनस आया। जो पॉजिटिव वाली संख्या है वो बड़ी है, तभी तो प्लस में से माइनस घटाने पर प्लस आ रहा है। समझ गए मेरी बात को? अब हमने कहा ठीक है सर, हम ऐसी 3 संख्याओं को पकड़ते हैं। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 यहाँ पे, और 7 इंटू 5 35, 35 का 3 गुना 105। यहाँ तक दूर दूर तक कोई संबंध नहीं बनता है। और अगर हम कोई रिलेशन देखें तो हम बोलेंगे देखो 5 इंटू 5 25, ठीक है, और 25 को अगर हम मान लो यहाँ पर गुना करते हैं किसके साथ, तो 25 को हम 3 के साथ गुना करते हैं तो 75 होता है। और 5 इंटू 5 25, 25 का 7 गुना 175 होता है। बहुत शानदार, हमारा रिलेशन मिल चुका है। अगर आप देखेंगे तो कैसे मिला, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, तो 5 इंटू 5 25 हो चुका है, और 25 का 7 गुना 175, और 3 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया, तो 75 हो गया। 175 में से 75 घटाने पे 100 आएगा, और 175 को 75 से गुना करने पर इतना आएगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात यहाँ तो बोलेंगे नहीं सर, यहाँ पर आराम से अब इसका फैक्टर बनाते हैं। तो हमने कहा सर देखो इसका फैक्टर बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 175x माइनस हमारा हो जाएगा 75x। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा 13125 बराबर कितने के हो जाएगा, 0 के। ठीक है, बराबर कितने के हो जाएगा, 0 के। अब अगर यहाँ देखते हैं तो सॉल्व करते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 175 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 75 इंटू एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस 175 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, तो 0 के। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर x जमा 175, और यहाँ हो जाएगा तो x माइनस 75 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव आएगी जो कि हम नहीं लेंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी जो कि हम ले लेंगे। यानी यहाँ पर सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो 75 रुपये है। हमसे कहा गया है इन ऑर्डर टू अर्न 40% प्रॉफिट, यानी 40% के लाभ पर अगर हम उस वस्तु को बेचें तो हम कितने में बेच पाएंगे। वही बात हो गई, या तो इसका 40% आप निकाल के जोड़ दीजिए, नहीं तो आप बोलिएगा सर देखो सामान 75 का है, अगर ये हमारा 100 का मान है तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, तो हमें यहाँ पर 140 की वैल्यू निकालनी है। बात खत्म। 25 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 25 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 का 3 गुना 12 होगा, और 4 का 5 गुना 20 होगा। 35 का 3 गुना 105 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, और वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है सर, 75 और 75 सोच कर किया था, ऐसा नहीं 75 सोच के नहीं करना है। आप यहाँ पर देखो 75 का स्क्वायर नहीं लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा हम फैक्टराइजेशन में लगे, क्योंकि मैं भी वही सोच रहा था यार कि अगर 125 का स्क्वायर होता तो वो कुछ और होता। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पर तो सवाल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि इसका डेटा ऐसा था जो आपको फैक्टराइजेशन की तरफ लेकर चला गया। इसका एक लाइन का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो फॉर्मूला ऐसा है ना कि आपको 100% भूलोगे ही भूलोगे। तो बहुत आसान था, सीपी को एक्स माना, प्रॉफिट परसेंट को x% माना, और सेलिंग प्राइस हमारा दिया गया था। हमने कहा कि देखो अगर ये क्रय मूल्य है अपने आप का 100%, तो इतना % इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ गई, कॉस्ट प्राइस हमारा निकल कर आ गया। यदि ये इसका कॉस्ट प्राइस है तो इसका 140% निकाल दो, क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकाल जाएगा। गुरुजी मस्त पढ़ाते हो आप, बिल्कुल बैठ गया दिमाग में। चलिए बहुत शानदार। ठीक है, तो ऐसे ही एकदम आप लोग भी आग लगाते रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो। सारे क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट करवा दिए प्रॉफिट लॉस के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो हमारा रहेगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट में भी हम आपको सारे क्वेश्चंस करा देंगे जो जो आपके डिस्काउंट में पेपर में आए हुए हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई एक आधा डाउट होगा तो डिस्काउंट के बाद हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए मेरे तरफ से